हेलो तो बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण की। हम ग्राफ की सहायता से गति के समीकरणों की उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो देखिए इधर, देखिए हमारे पास ये ग्राफ है। इस ग्राफ की सहायता से हम गति का प्रथम समीकरण बनाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण बनाएंगे और गति का तृतीय समीकरण बनाएंगे। एक्चुअली में गति के 3 समीकरण होते हैं, गति का प्रथम समीकरण, दूसरा और तीसरा। तो देखिए, एक ग्राफ के माध्यम से तीनों गति के समीकरण बनाएंगे हम, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो देखिए पहले इस ग्राफ को समझते हैं हम। तो देखिए हमारे पास t बराबर 0 समय पर किसी कण की चाल है वो u है, ठीक है। t बराबर 0, देखिए यहाँ पर इस तरफ ले रहा हूँ मैं समय और इस तरफ ले रहा हूँ कण की चाल। तो मैंने देखा कि जब टाइम जीरो है, तब उस समय उस कण की जो चाल है वो है यूं, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम में वृद्धि होती है तो वह अपनी चाल एक समान रूप से बढ़ाता है, ठीक है। और उसकी जो अंतिम चाल हो जाती है वो हो जाती है v, ठीक है। प्रारंभिक चाल t बराबर 0 समय पर उसकी प्रारंभिक चाल u, और कुछ टाइम बाद अर्थात t टाइम बाद उसकी जो अंतिम चाल हो जाती है वो v हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे, तब हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ की सहायता से हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गति के प्रथम समीकरण की। इस ग्राफ से गति का प्रथम समीकरण बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमें त्वरण की आवश्यकता होगी। त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से। एक्चुअली में देखिए त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। देखिए त्वरण क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, अर्थात अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और उनमें लगा टाइम t, ये होता है त्वरण। अब देखिए इस स्थिति में अंतिम वेग क्या है भाई, प्रारंभिक वेग तो u है और अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। तो अंतिम वेग है v और माइनस प्रारंभिक वेग है u, क्योंकि t बराबर 0 समय पर उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। तो यहाँ पर क्या नाम है, u है, तो हमने प्रारंभिक वेग ले लिया u, और इन दोनों वेगों के बीच का जो अंतराल है वो टाइम का है t। तो ये हमने त्वरण क्या कर लिया कि त्वरण होता है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन उनमें लगा समय, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 80 बराबर v माइनस यू। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस 80। तो देखिए ये गति का प्रथम समीकरण है, ये गति का प्रथम समीकरण है। हमने इस ग्राफ की सहायता से गति का प्रथम समीकरण बना लिया। हमने कुछ नहीं किया, बस त्वरण का सूत्र लगाया है। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और उनके बीच का जो टाइम, ये होता है त्वरण, ठीक है। यहाँ पर अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, नीचे टाइम t लगा है, तो इसको हम इधर गुणा किए v माइनस यू, और इस प्रकार v बराबर u प्लस 80। ये गति का फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। प्रथम समीकरण हमने त्वरण की सहायता से आसानी से ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं हम गति का द्वितीय समीकरण की। इस ग्राफ के माध्यम से गति का द्वितीय समीकरण कैसे बनाएंगे। तो देखिए द्वितीय समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको इस ग्राफ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जो ग्राफ है इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, इसका क्षेत्रफल साथ में इसका क्षेत्रफल। ये जो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे तो यही बताएगा गति का द्वितीय समीकरण। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे ग्राफ में दो आकृतियाँ बन रही है। एक बन रही है ये जो कि एक आयत की आकृति है, और दूसरी बन रही है ये आकृति, दूसरी बन रही है ये आकृति जो एक त्रिभुज की आकृति है। अब देखिए पहले हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद त्रिभुज का, इन दोनों को जोड़ देंगे तब हमारे पास आ जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। तो देखिए ये प्रोसेस हम करते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद त्रिभुज का। तो देखिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर देखिए लंबाई है वो t है, लंबाई क्या है t, और जो चौड़ाई है वो है u, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा ut, ठीक है। उसके बाद दूसरा है त्रिभुज। दूसरा कौन सा है भाई, त्रिभुज। अब ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है भाई इसमें t, और ऊंचाई। अब देखिए ये त्रिभुज है, इसका आधार है t और ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए जो यहाँ से यहाँ तक है v और ये है u, यहाँ से यहाँ तक है u और यहाँ से यहाँ तक है v, तो ये क्या हो जाएगी v माइनस u। अंतिम में से ये स्टार्टिंग का घट जाएगा, तो जो ये ऊंचाई हो जाएगी ये हो जाएगी v माइनस u। एक्चुअली में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है v माइनस u, v माइनस u। ठीक है, अब देखिए 1/2 हमने ऐसा कैसे लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया t। अब देखिए गति के प्रथम समीकरण से इसका मान हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए गति का प्रथम समीकरण ये है v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं v माइनस u बराबर at। कुछ नहीं किया हमने, इस u को उठाया और इधर रख दिया, तो ये माइनस का चला, इधर जाने पर माइनस का हो गया और बचा क्या आपके पास at। तो v माइनस यू बराबर हम लिख सकते हैं at। तो हमने यहाँ पर v माइनस यू बराबर हम लिख सकते हैं at। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुणा at का स्क्वायर, 2t हैं तो t का स्क्वायर, एक है तो at स्क्वायर। तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे हम। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब आ जाएगा हमारे गति का दूसरा समीकरण। तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बराबर किसके होगा। अब देखिए आपको ये जानकारी पहले से होनी चाहिए कि जब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ लेते हैं, वेग और टाइम के बीच में हम ग्राफ लेते हैं, जब हम इन ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वेग और टाइम के बीच का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो हमें दूरी को बताता है या विस्थापन को बताता है। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आया है ये कुल आएगा विस्थापन या दूरी के बराबर। तो ये हो जाएगा गति का दूसरा समीकरण, ये हो जाएगा गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले और द्वितीय दोनों समीकरणों को बना लिया। अब बात करेंगे हम गति का तृतीय समीकरण। अब देखिए गति का तृतीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आपको ये देखना है कि समलंब चतुर्भुज पहले होता क्या है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, समांतर हों, वो होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये भुजा दोनों बराबर भी हो सकती हैं और एक छोटी और दूसरी क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने इसको यहाँ पर मिला दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया। अब देखिए जो ये आकृति है ये सेम हो गई और ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये दो भुजाएं हैं ये क्या आपस में समांतर है। अब ये छोटी भी हो सकती है और दूसरी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन है एक समलंब चतुर्भुज। अब हम इस कंडीशन में इस ग्राफ में ये बन रहा है समलंब चतुर्भुज, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे अब। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है s बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। यहाँ पर एक समांतर भुजा ये है, दूसरा ये है, तो सूत्र इसका समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये सूत्र होता है भाई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, अर्थात समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं का योग
और उसको गुणा करना है 1/2 से। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसकी समांतर भुजा एक ये है और दूसरी ये है। तो जो ये पूरी भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी है V, पूरी क्या है भाई V, और दूसरी है यहाँ से यहाँ तक, ये है U। तो समांतर भुजाओं का योग V छोटी है V प्लस U, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद उनके बीच की दूरी अर्थात समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी है T, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है T, तो इसको गुणा कर देंगे T से, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 V प्लस U। अब देखिए इसका T का मान हम गति के प्रथम समीकरण से लेंगे। देखिए यहाँ पर A बराबर V माइनस U अपॉन T। अब देखिए यहाँ पर T के स्थान पर हम लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन A, अर्थात इस T को हम यहाँ पर भेज देंगे और इस A को यहाँ पर, तो हमारे पास T बराबर आ जाएगा V माइनस U अपॉन A, ठीक है। अब T के स्थान पर हम ये मान रख देंगे, तो यहाँ पर T के स्थान पर हमने लिख दिया V माइनस U अपॉन A, और ये किसके बराबर है भाई, S के बराबर है, ठीक है, ये है S के बराबर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा V प्लस U, V माइनस U, और नीचे है 2 और यहाँ पर है A, ठीक है। अब देखिए इस 2 को और इस A को हम इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2AS, और V प्लस U और V माइनस U ये बन जाएगा V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप जानते हो A प्लस B और A माइनस B, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये समीकरण यहाँ पर लगी है। तो V प्लस U V माइनस U, तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी गति की तीसरी समीकरण, ठीक है, गति का तृतीय समीकरण आ जाएगा। ये है गति का द्वितीय समीकरण और ये है गति का प्रथम समीकरण। अब देखिए इनके अन्य नाम भी हैं। जो गति का प्रथम समीकरण है उसका नाम है वेग समय संबंध, दूसरा समीकरण का नाम है समय स्थिति संबंध, और तीसरा समीकरण का नाम है वेग स्थिति संबंध। अब देखिए ये नाम क्यों पड़े इनके, देखिए आप ध्यान से इन तीनों समीकरणों को देखोगे, ये प्रथम समीकरण है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है। इन सब में ए तो कॉमन है, ए तो क्या है कॉमन है, इसकी तो हमने बात नहीं की, लेकिन इसके अलावा इसमें वेग है, टाइम है, इसमें स्थिति है या तो दूरी विस्थापन है, और दूसरा क्या है समय है। इधर ये तो कॉमन है सब में, इधर है स्थिति या क्या नाम है दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, और दूसरा है वेग, ठीक है। तो जो प्रथम समीकरण है ये वेग और समय के बीच संबंध बताती है, वेग और टाइम के बीच संबंध बताती है, क्योंकि ए तो सब में कॉमन है, ठीक है। जो दूसरा समीकरण है ये बताता है समय स्थिति संबंध, समय और स्थिति के मध्य संबंध बताता है। तो देखिए यहाँ पर समय T है और स्थिति S है, स्थिति और समय के बीच क्या संबंध हो गया, गति का द्वितीय समीकरण का। और तीसरा है वेग स्थिति संबंध, वेग और स्थिति के मध्य, तो ये है वेग और ये है स्थिति, क्योंकि ये तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये गति की हो गई तीनों समीकरण और इनके अन्य नाम। इसके बाद हम बात करेंगे एक समानुवर्तीय गति की। तो देखिए आगे अब हम बात करते हैं एक समानुवर्तीय गति की। तो देखिए एक समानुवर्तीय गति को समझने के लिए हमें कुछ आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है। देखिए हमने बोर्ड पर 3 आकृतियाँ बनाई हैं, ठीक है। जो पहली आकृति वो एक आयत की है, दूसरी एक व्यंजन की आकृति की है, और तीसरी आपको ये दिखाई दे रही है। देखिए इस पर कोई कण है वो एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है, समान चाल से गति कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा है वो बदल रही है। इधर जाएगा, यहाँ पर इसकी दिशा एक बार बदल गई, इधर आएगा तो दूसरी बार यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तीसरी बार यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और चौथी बार यहाँ पर उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। इसमें जाएगा तो इसमें भी दिशा चेंज हो रही है, इसमें जाएगा तो इसमें भी दिशा चेंज हो रही है। देखिए जब कोई कण एक समान चाल से किसी आयत पर गति करता है तो उसकी दिशा वो 4 बार चेंज होती है, ठीक है। इस पथ पर जो गति करेगा उसकी दिशा हो जाएगी 6 बार चेंज हो जाएगी, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 बार दिशा चेंज होगी इस पथ पर।
और इस पथ पर दिशा चेंज होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस पथ पर 8 बार उसकी दिशा चेंज होगी। ठीक है। और जब हम एक पूरा वर्त बना देंगे, हम एक पूरा वर्त बना देंगे और इस पर कोई कण गति करेगा, इस पर कोई कण गति करेगा तो उसकी दिशा हर पॉइंट पर चेंज होगी। ठीक है, उसकी दिशा हर पॉइंट पर चेंज होगी, क्योंकि हमने एक सिंपल आयत लिया है। अगर उसमें ही 4 बार दिशा में चेंज हो रहा है, उसके बाद इसमें 6 हो रहा है और इसमें 8, तो हमने एक वर्त ले लिया तो उस वर्त की प्रत्येक बिंदु पर इस कण की दिशा में क्या होगा, चेंज होगा। और उसकी जो दिशा होती है वो एक पर्टिकुलर क्षण पर हम ज्ञात करें तो उसकी जो दिशा होती है कण की वो होती है स्पर्श रेखीय। स्पर्श रेखीय कण की दिशा होती है स्पर्श रेखीय। ठीक है। और इस वर्त की हमने त्रिज्या मान ली r। इस कोई कण है वो इस पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, लेकिन उसकी जो दिशा है कण की वो हर क्षण पर चेंज हो रही है। अब देखिए वेग के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका परिमाण होता है और साथ में दूसरे उसकी क्या होती है, उसके पास है उसकी दिशा होती है। तो परिमाण होता है, दूसरा क्या होता है उसके पास दिशा, वो होता है वही वेग। अब देखिए यहाँ पर परिमाण तो समान है क्योंकि चाल एक ही स्पीड से वो गति कर रहा है, लेकिन उसकी जो दिशा है वो बदल रही है, अर्थात वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि वेग के साथ क्या होती है भाई, दिशा होती है। एक बार वेग इस दिशा में है, दूसरी बार इस दिशा में, तीसरी बार इस दिशा में, तो वेग में क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए कोई भी गति हो, जब उस गति में वेग में परिवर्तन हो, उस गति में वेग में परिवर्तन हो तो वो त्वरित गति कहलाती है। अर्थात जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो वेग में तो परिवर्तन ही होगा, अंतिम और प्रारंभिक नीचे लगा टाइम, तो ये क्या होता है भाई, त्वरण होता है। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण कहलाती है। तो देखिए वेग का जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन दिशा चेंज हो रही है, दिशा चेंज हो रही है, इसलिए वेग तो परिवर्तित हो गया, वेग तो परिवर्तित ही हो गया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने त्वरित गति बोला है। दो एक समान वर्ती गति होती है, इसको हम त्वरित गति बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं। अब त्वरित गति क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गति हो रही है उसमें वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और वेग के परिमाण में हम परिवर्तन नहीं कर रहे, हम उसकी दिशा में चेंज कर रहे हैं, हम उसकी दिशा में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए इस पथ पर गति करेगा तो इसकी जो कण की दिशा है वो हजारों बार चेंज होगी इस पथ पर, क्योंकि एक आयत के पथ पर भी 4 बार चेंज हो गई दिशा, इसमें 6 बार हो गई और इसमें 8 बार हो गई, तो एक वर्त में तो अनंत बार इसकी दिशा चेंज होगी। अरे वेग में चेंज हो रहा है, वेग में चेंज हो रहा है, और वेग की दिशा में चेंज हो रहा है, तो वेग में तो परिवर्तन हो गया। तो वेग में जब परिवर्तन होता है तो जो गति होती है वो त्वरित गति होती है। इसलिए जो एक समान वर्तीय गति होती है इसको त्वरित गति भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हम इस पथ पर जो कण गति कर रहा है उसकी चाल कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी हम चाल कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इस जो वर्त की जो परिधि होती है वो दूरी को बताती है और वो होती है 2πr, और नीचे है टाइम, क्योंकि दूरी बता टाइम क्या होता है, चाल होता है। दूरी हो गई 2πr और नीचे क्या है भाई, टाइम, ये हो गई चाल। वर्तीय पथ पर कोई कण अगर गति कर रहा है तो उसकी आपको चाल पूछे तो 2πr/t ये सूत्र लगा देना, वो उस कण की गति अर्थात उस कण की चाल आपके पास आ जाएगी। तो देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है वो समझने का यही है, एक समान वर्तीय गति को हम त्वरित गति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, नाम से ये देखो, एक समान वर्तीय गति अर्थात जो कण जो वर्त में गति कर रहा है उसकी चाल तो समान है, लेकिन उसको त्वरित गति क्यों बोला गया है, त्वरित गति इसलिए बोला गया है क्योंकि उसकी जो वेग है उसमें परिवर्तन हो रहा है और वेग के दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसलिए वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण होती है, और जो गति हो रही है त्वरित गति होती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, गति का ग्राफ ये विधि से गति के समीकरणों को उत्पन्न करना और एक समान वर्तीय गति। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।